नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JTSGS वर्ल्ड पर। आज की क्लास में हम पुनः अपनी सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए MP हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट MCQ फिर से लेकर आए हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ रहे हैं। MP ADPO असिस्टेंट प्रोफेसर, देखिए दोस्तों, अक्टूबर में आपका एक नई अपडेट ये है, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम 30 अगस्त को होना था वो अब 4 अक्टूबर को होगा। जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के उस पायदान वाले पेपर देने वाले थे उन सभी के लिए ये बेहतर समय है। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है चीज़ों को आगे बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें। समय अच्छा खासा मिल चुका है, पूरा पेपर रिवीजन हो सकता है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय खराब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमारा पहला प्रश्न, आज की सीरीज का हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में इंडो ग्रीक शासकों की मुद्राएं संग्रहित की गईं? तो इंडो ग्रीक यूनानी जो शासक थे उनकी मुद्राएं हमारे मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई हैं। तो पूछा यह गया है कि मध्य प्रदेश के किस जगह से आपकी ये मुद्राएं मिलेंगी। जी, तो दोस्तों, इंडो ग्रीक यूनानी शासकों की मुद्राएं हमारे यहाँ इंदौर जिले से प्राप्त की गई हैं। पहले प्रश्न का आंसर इंदौर जिला होगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं। इंडो ग्रीक शासकों में मिनांडर की मुद्राएं, अब भाई अभी केवल और केवल इंडो ग्रीक शासकों की बात हो रही थी। अब उसमें एक बहुत जबरदस्त जो है एक शासक है जिसका नाम मिनांडर है। यदि मैं थोड़ी सी मिनांडर के ऊपर बात कर लूं तो मैं आपको बता दूं, मिनांडर को बौद्ध ग्रंथों में मिलिंद भी कहा गया है। मिलिंद भी कहा गया है, एक बात। दूसरी बात कि यह जो है बौद्ध धर्म को ग्रहण करता है, तो इससे किसकी मुलाकात होती है? एक बौद्ध भिक्षु है नागसेन की। नागसेन से इसकी मुलाकात होती है और नागसेन से यह प्रश्न पूछता है, तो उसे कहा गया है मिलिंद के प्रश्न। तो उस पर पुस्तक लिखी गई है नागसेन के द्वारा, मिलिंद पन्नो। इसका अर्थ है मिलिंद के प्रश्न। तो ये पुस्तक जो लिखी गई है, तो मिलिंद ने नागसेन से कुछ प्रश्न किए थे। उन प्रश्नों के कारण आपके नागसेन ने उनको संतुष्ट किया। संतुष्ट करने के बाद मिनांडर मिलिंद जो हैं आपके, वह बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेते हैं। तो ये मिनांडर की जो है मुद्राएं कहां पर देखने को मिलेंगी दोस्तों? तो ये मूल रूप से आपको देखने को मिली है बालाघाट में। कहां पर मिली है दोस्तों? बालाघाट में। ठीक है, अगला प्रश्न ले लेते हैं। प्रारंभिक कुषाण शासक भीम कटफिसेस की मुद्राएं मध्य प्रदेश के किन जिलों से मिली है? तो भीम कटफिसेस की बात हुई है, कुषाण वंश है। यदि कुषाण वंश की बात करूं तो कुरुल कटफिसेस का भी नाम आता है, भीम कटफिसेस का भी नाम आता है। तो ये बात पता होना चाहिए भाई। इनकी मुद्राएं भी हमारे मध्य प्रदेश से देखने को मिली हैं। तो कहां पर मिली हैं दोस्तों? शहडोल और विदिशा से देखने को मिलती हैं। दोस्तों, प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे खासे डीप हैं। इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। क्वेश्चन यदि बुक में नहीं मिल रहे हैं थ्योरी सेक्शन में, तो यहीं से याद कर लेना है। मैं बार बार कह रहा हूं, गारंटी है इस बात की कि आपके एग्जाम में प्रश्न बिल्कुल फंसेंगे। आपकी MCQ सीरीज से प्रश्न गारंटी से फंसेंगे, इसलिए दोस्तों ध्यान रखना इन चीजों का। चलिए, अगला प्रश्न ले लेते हैं। नागवंश से संबंधित अधिकांश मुद्राएं, तो दोस्तों नागवंश की यदि हम बात कर लें, नागवंश की यदि मैं बात कर लूं, तो मैंने आपको बताया था इन्हें जो है भारसेव नागवंश कहते थे। इन्हें हम भारसेव नागवंश कहते हैं। ठीक है, आपकी जो SS राजमौली की फिल्म है बाहुबली, उसमें जो है प्रभास को एक शिवलिंग अपने कंधे पे रखते हुए दिखाया है, तो वो यहीं से कॉन्सेप्ट उठ के आया है दोस्तों। तो भारसेव नागवंश है और ये मुख्य रूप से आपके इनकी जो है राजधानी पद्मावती बनाई गई थी, पद्मावती।
और ये आपकी बनाई गई थी, जो कहाँ पर है, पद्मावती आपका पद्म पवैया के नाम से फेमस है। पद्म पवैया के नाम से ये स्थल फेमस है। और ये स्थल है कहाँ पर आपका, मूल रूप से ग्वालियर में। कहाँ पर है दोस्तों, ये आपका मूल रूप से ग्वालियर में है। तो ठीक है ना। अब यहाँ पर आपकी बात हुई है नागवंश की, तो नागवंश जहाँ रहेंगे भाई वहीं पर जानकारी मिलेगी। तो ये आपकी जानकारी कहाँ मिलती है, पबाया। पबाया यानी पद्मावती आपकी कहाँ पर है भाई, ग्वालियर में है। एकदम से क्लियर। अगला प्रश्न ले लेते हैं। पहला गुप्त शासक जिसकी मुद्राएं मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ यदि किसी की आपकी वो प्राप्त हुई हैं, तो वो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं गुप्त शासकों की, तो सबसे पहला प्रमुख व्यक्ति एक ही है आपका समुद्रगुप्त। तो मूल रूप से समुद्रगुप्त की आपकी मुद्राएं देखने को मिलती हैं। और समुद्रगुप्त मैंने बताया ही था, आपको ये पता होना चाहिए, इसे हम भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। और इससे पिछली क्लास में मैंने आपको बता ही दिया था कि इससे आपको क्या याद आ जाना चाहिए, एरण। एरण अर्थात सागर, ठीक है ना। और मूल रूप से इसका क्या था, वो स्वभोग नगर। तो ये बातें अपन को समुद्रगुप्त से पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त वंश से संबंधित शासक कांच की मुद्राएं। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बात है, और ये समुद्रगुप्त के ही सिक्के हैं, और यहां पर आपको विदिशा में ये प्राप्त हुए हैं। मूल रूप से उन सिक्कों पर कांच लिखा मिला है, कांच लिखा मिला है दोस्तों। और कांच का मतलब यहां पर हुआ था क्या भाई, आपका समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को ही कहीं कहीं कांच नामक संबोधन हुआ है, कहां पर, मुद्राओं में। तो ध्यान रखना, ये कांच नामक मुद्राएं आपकी कहां पर मिलेंगी, विदिशा में मिलेगी। मूल रूप से ये मुद्राएं समुद्रगुप्त की ही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किस वंश के शासक तोरमाड़। तो तोरमाड़ मूल रूप से था कौन, बस यहीं से आपका जो है डिकोड हो जाएगा। तोरमाड़ आपका मूल रूप से हूण है। कौन है भाई, हूण है, ठीक है ना। और ये हूण है, और हूणों का क्या होता है, आक्रमण होता है। और इनकी उपस्थिति कहां से मिलती है अपन को, उपस्थिति मिलती है एरण से। एरण में एक आपका है बराह लेख, बराह लेख। उस बराह लेख से हमें हूणों की उपस्थिति की जानकारी मिलती है, और तोरमाड़ की जानकारी मिल जाती है। तो मूल रूप से ये किस वंश से है भाई, हूण वंश से है। एकदम से ये वाला क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। शक क्षत्रप शासक चष्टन की मुद्राएं किन स्थानों से प्राप्त होती हैं। तो ये चष्टन है भाई आपका यशोमती का पुत्र है। यहां थोड़ी सी मैं बात कर लूं, शक की बात कर लूं, तो यहां पर आपको दो शाखाएं मिल जाएंगी। एक तो छहरात शाखा, ठीक है, और एक मिलेगी आपको कार्दमक शाखा। ठीक है, जो छहरात शाखा होती है उसमें आपको जो है मेन व्यक्ति मिलेगा भ्रूमक, भ्रूमक। और मूल रूप से इसका शासन है आपका नासिक में, नासिक महाराष्ट्र। और इसके बाद एक और शासक आता है नासिक खुद करके, है ना। तो वो नहपान भी बोलते हैं इसको अपन, नहपान। इसी नहपान या नासिक के नाम पर इस नगर का नाम नासिक है, जो महाराष्ट्र में है। और एक है कार्दमक शाखा, जो अपने कहां मिलेगी, उज्जैन में। और उस उज्जैन में ही आपका एक महिला है यशोमती। और यशोमती का ही आपका पुत्र है कौन, चष्टन। इस चष्टन की बात हो रही है दोस्तों। तो यशोमती का पुत्र है। ये दो शाखाएं शकों की, छहरात वंशी है, कार्दमक। और कार्दमक में जो है यशोमती आती है, उसका पुत्र चष्टन है, जो पहला शासक है। प्रश्न ये है कि इसकी मुद्राएं कहां से मिली हैं। तो एक तो नाम मैंने क्लियर यहीं से खोल दिया कि ये उज्जैन है, इसका जो साम्राज्य है। तो उज्जैन तो फाइनल होगा। और साथ साथ आपका शिवपुरी जिला होगा।
तो शिवपुरी और उज्जैन से आपकी चष्टन की मुद्राएं देखने को हमें मिलती हैं दोस्तों। एकदम से क्लियर। अगला प्रश्न ले लेते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती हैं? भाई गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं, तो ये गुप्त काल की जो सोने की मुद्राएं हैं वो हमारे मध्य प्रदेश के दमोह जिले से प्राप्त होती हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं हम। उज्जैन में स्थित बौद्ध महास्तूप निम्न में से किस मौर्य वंशीय शासक के द्वारा बनवाया गया? दोस्तों पिछली क्लास में हमने पढ़ाया है, जो हमारी ऑनलाइन थ्योरी वाली क्लास चल रही है उसमें ये सारे क्वेश्चन आपके हो रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि जब सम्राट अशोक ने विवाह किया था किससे भाई? श्रीदेवी या लोक महादेवी से। और श्रीदेवी के कहने पर ही उसने उज्जैन में वैश्य टेकरी नामक जो है आपका स्तूप बनवाया था। तो ये बात एकदम से क्लियर होना चाहिए। वैश्य टेकरी नामक स्तूप किसने बनवाया था भाई? अशोक ने बनवाया था अपनी पत्नी श्रीदेवी या लोक महादेवी के कहने पर। तो यहां पर हमारा आंसर अशोक होगा दोस्तों। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है, देवकोठा रीवा में स्थित स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो भाई स्तूप आपको पहले ही से पता होना चाहिए कि स्तूप प्रॉपरली सिर्फ और सिर्फ किस धर्म से संबंध रखते हैं। इस तरीके का स्तूप होता है, यहाँ पर आपका वो होता है छत्र लगा होता है, इस तरीके से आपका स्तूप बनता है। तो ये स्तूप किसके लिए बनते हैं? मूल रूप से बौद्धों के लिए। ठीक है ना, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्यकालीन 11 स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले से मिले हैं? थ्योरी सेक्शन वाली क्लास में मैं आपको बता चुका हूं कि मौर्य युगीन एक स्थल है, मौर्य युगीन स्थल है जिसका नाम है कसराबद। ये आपका कसराबद कहां पर है भाई? खरगोन में। और खरगोन में आपके 11 स्तूप देखने को मिलते हैं। कितने स्तूप देखने को मिलते हैं दोस्तों? 11 स्तूप आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से यहां पर हमारा आंसर खरगोन हो जाएगा, कसराबद खरगोन। तो एकदम से ये बात भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए दोस्तों। प्रश्न को देखिए, प्रश्न की धार को देखिए, मतलब कहीं ना कहीं मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आपको ये प्रश्न तो लगाने ही होंगे, इनको छोड़ना नहीं है भाई किसी भी हालत में। छोड़ दिया तो भाई हम लोग नुकसान में जाएंगे। चलिए भाई, महेश्वर और नवदा टोली की बात कर लूं तो ये तो भाई आप लोग पिछली ही क्लास में पढ़ चुके हैं। महेश्वर और नवदा टोली वो स्थल है जिसको एच.डी. संकालिया ने खोजा है। ठीक है ना, खुदाई की थी तो वहां पर ये आपको सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ चीजें मिली थी। यहाँ पर ये आपको बताई जा चुकी है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित था। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल थे। खोज करने वाला व्यक्ति कौन था भाई? एच.डी. संकालिया। है ना, ये बातें हो चुकी हैं हमारी। अब नदी कौन सी थी? तो भाई यहां पर बताया भी था मैंने, ये दोनों नगर आपके नर्मदा नदी के किनारे है। ये आपका सीधा सीधा आंसर बनेगा कि यहां पर क्या है भाई, आपका महेश्वर और नवदा टोली दोनों आपके नर्मदा नदी के किनारे हैं। अगला प्रश्न ले लेते हैं भाई, पानगुराड़िया, ये भी आपको पढ़ाया जा चुका है। पानगुराड़िया कहाँ पर है? तो आपका ये पानगुराड़िया आपका सीहोर में है। ये भी आपको एकदम से क्लियर पता होना चाहिए। सारू मारू, पानगुराड़िया, ये सभी कहाँ पर है? सीहोर में है। या मैं पानगुराड़िया की बात कर लूं या सारू मारू की बात कर लूं, है ना, ये भी आपका सीहोर में है। ठीक है ना। और इसके अलावा यदि रूपनाथ की बात कर लूं तो रूपनाथ कहाँ है? कटनी में। रूपनाथ अभिलेख ये आपका कहाँ पर है? कटनी में है। तो दोस्तों ये सारी बातें आपको थ्योरी वाली क्लास में पढ़ाई जा चुकी हैं जी। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? तो भाई सभी को पता है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? सांची में है। इसकी तो बात ही क्या करना है, सारी बातें आपको बताई जा चुकी थी कि ये काकनद या काकनादबोध पहाड़ी पर है।
ठीक है ना, उस पहाड़ी पर है। इसके अलावा 1818 में इसकी खोज किसने की थी भाई? टेलर ने की थी, जनरल टेलर। ये पिछली क्लास में सारी बातें हो चुकी हैं। इसका निर्माण किसने करवाया भाई? अशोक ने। दोस्तों ये एकदम से शॉर्ट एंड स्वीट जो है नॉलेज है, और बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन किसी भी हालत में नहीं छोड़ रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूं, किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मौर्यकालीन सांची की स्तूप का निर्माण किसके द्वारा? देखिए अभी हाल इसी के पहले ही जस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है कि इसका निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जबलपुर के रूपनाथ, मैंने बताया था रूपनाथ कटनी में आता है, और दतिया के गुर्जरा नामक स्थान पर लघु शिलालेख किस शासक के हैं? तो दोस्तों ये अशोक के ही हैं शिलालेख, और ये तो मैं बात कर भी चुका था कि जो गुर्जरा अभिलेख है, गुर्जरा जो आपका अभिलेख है उसमें अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। इसके अलावा उसके जितने जो है अभिलेख हैं, अन्य अभिलेख, अन्य, उसमें अशोक का नाम देवानाम प्रियदर्शी लिखा आता है। देवानाम प्रियदर्शी, तो ये लिखा आता है और जगह, है ना, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए, तो यहां पर आपका ये किसके हैं भाई? अशोक के हैं। तो यहां आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। यूनानी राजदूत हेलियोडोरस किस शुंग शासक के शासन काल में भारत आया था? बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। यहां पर आपको मैं बता दूं कि शुंग वंश का अपने मध्य प्रदेश में शासन हुआ करता था, और वहां एक शासक होता था आपका क्या भाई? भागभद्र। और इस भागभद्र के दरबार में एंटियाल कीट्स का राजदूत, एंटियाल कीट्स का राजदूत है कौन भाई? आपका हेलियोडोरस। ये आपका भारत आया था। और चूंकि शुंग जो अपने शुंग हैं वो रहते, इनकी राजधानी कहां थी शुंगों की? बेसनगर विदिशा। बेसनगर विदिशा। तो मूल रूप से कहां आया था? बेसनगर विदिशा में आया था दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इंपॉर्टेंट बात क्या है? इसी हेलियोडोरस ने आपका गरुण स्तंभ लेख बनवाया है। गरुण स्तंभ लेख, जो किस धर्म से संबंध रखता है? वैष्णव धर्म से। तो इतनी सारी हमें थोड़ी सी जानकारी इस क्षेत्र में होना चाहिए। तो हेलियोडोरस की मैंने बात की है। हेलियोडोरस भागभद्र के शासनकाल में आया था। एक यूनानी जो है, यूनानी शासक था, यूनानी जो है शासक था, जिसका नाम है एंटियाल कीट्स, उसका ये राजदूत हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सांची के बृहद स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? भाई सभी को पता है किसके काल में हुआ था सांची का। और ये देखिए ऊपर लिखा है असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 में पूछा गया प्रश्न। अशोक ने ही बनवाया है, तो अशोक के काल में ही उसका निर्माण होगा दोस्तों। चलिए, ये प्रश्न घूम घूम के आ रहे हैं, रिपीटेड हो रहे हैं, लेकिन मैं इसीलिए लेकर आया हूं, आपको पता होना चाहिए वही प्रश्न कितनी परीक्षाओं में किस रूप में आया है। चलिए, भरूच के स्तूप की बात कर लूं, भरूच का स्तूप की बात कर लूं तो मूल रूप से किस जिले में है? तो भाई यहाँ पर मैं आपका बता दूं कि भरूच का स्तूप आपका सतना जिले में है, और ये जो है भरूच का स्तूप शुंग काल का है, शुंग काल में बनाया गया था। और इंपॉर्टेंट बात यहां पर कर लूं, इसकी खोज जो है कनिंघम ने की थी, अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इसकी खोज की गई। ठीक है दोस्तों, और खोज कब की गई भाई? 1873 में। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये कहां पर है? भरूच का स्तूप अपने यहां सतना में है दोस्तों। कहां पर है? सतना में। चलिए अगला प्रश्न ले लेंगे। मध्य प्रदेश की निषाद जाति का वर्णन वैदिक कालीन किस साहित्य में मिलता है?
थ्योरी वाली क्लासों में ये सारी बातें हुई हैं भाई। यदि मैं बात करूं तो इसका वर्णन हमें ऐतरेय ब्राह्मण से मिलता है, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है। ठीक है, तो मूल रूप से यहां पर हमारा क्या दिया है ऑप्शन में, ब्राह्मण ग्रंथ। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगले प्रश्न पे बात करता हूं। रामायण के उत्तरकांड में मध्य प्रदेश के किस जिले का उल्लेख है? दोस्तों यदि मैं रामायण कालीन थोड़ी सी इतिहास की बात करूं एमपी की, तो यहाँ लास्ट में जब उत्तरकांड आता है उस समय की बात है जब मध्य प्रदेश ये आपके जो है इक्ष्वाकु वंश में क्या हो रहा था भाई, डिवाइडेशन हो रहा था। जब साम्राज्य का विभाजन हो रहा था उस साम्राज्य में शत्रुघ्न के पुत्र का नाम था शत्रुघाती या शंभुघाती। इसी को हम शंभुघाती भी कह सकते हैं, इसी को हम शत्रुघाती भी बोलते हैं। तो मूल रूप से शंभुघाती या शत्रुघाती को जो है, जो उसके हिस्से में आपका दसाण का क्षेत्र मिला था, दसाण। और ये दसाण क्या होता था? दसाण का वर्तमान नाम है विदिशा। ये पिछली क्लास में आपको याद कराए जा चुके हैं ऑब्जेक्टिव में भी। ठीक, तो दसाण का नाम क्या है? विदिशा। तो मूल रूप से उत्तरकांड की बात पूछ रहा है, और उत्तरकांड की बात पूछ रहा है तो दसाण आ चुका है, और ये क्या है भाई आपका विदिशा जिला है दोस्तों। तो यहां हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। रामायण में उल्लेखित कारुस वंश, कारुस अलग से एक वंश है, वो जनपद मध्य प्रदेश में वर्तमान में किन क्षेत्रों के मध्य विस्तृत है? तो भाई कारुस वंश की बात कर लूं मैं तो आपके जो है मनु वैवस्वत के एक पुत्र हुआ करते थे, वैवस्वत मनु के एक पुत्र माने जाते हैं कारुस, इनके पुत्र कारुस माने जाते हैं। और उन कारुस के नाम पर ही आपका मूल रूप से बघेलखंड और बुंदेलखंड वाला है ना। तो बुंदेलखंड से लेकर बघेलखंड, ठीक है, यहां पर इस वंश का क्या है विस्तार हुआ करता था। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, बुंदेलखंड से बघेलखंड क्षेत्र तक इनका विस्तार हुआ करता था। जी अगले प्रश्न की बात कर लें। महाभारत ग्रंथ में नर्मदा नदी का संबंध निम्न में से किस पर्वत से बताया गया है? तो देखिए भाई यहां पर आपको बताया भी था, महाभारत काल में भी बताया था, और वैसे ये भी बताया था इक्ष्वाकु वंश के एक शासक आपके माहिष्मत हैं, और माहिष्मत ने जो है ऋक्ष एवं परिजात्र पर्वत के बीच माहिष्मती नगर बसाया था। माहिष्मती नगर बसाया जो वर्तमान में क्या है भाई महेश्वर, जो वर्तमान में क्या है भाई महेश्वर है। ठीक है दोस्तों, तो ये माहिष्मती नगर बसाया माहिष्मत ने, तो कौन से पर्वत के? ऋक्ष और पारिजात पर्वत के बीच में। और ये पारिजात यानी आपका सतपुड़ा है। तो पूछा क्या है? नर्मदा नदी का संबंध। तो मूल रूप से ऋक्ष और पारिजात पर्वत के बीच से आपकी नर्मदा नदी निकलती है। तो एक पर्वत आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ऋक्ष पर्वत। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न ले लेते हैं। हाँ, महाभारत ग्रंथ के अनुसार, तो महाभारत ग्रंथ में आपका क्या होता है, कौरवों और पांडवों का एक युद्ध होता है, और उस युद्ध में किसने किसका साथ दिया ये बात है यहाँ पर। तो मूल रूप से आपको बता दूं, महाभारत ग्रंथ के अनुसार मध्य प्रदेश में किन क्षेत्रों के राजाओं द्वारा महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ दिया था? तो ये जो चेदी है, कुरु है, दसाण है, ये छोटी छोटी जनपद थी। ये आपकी चेदी यानी वही है आपकी खजुराहो, ठीक है, तो दसाण आपके विदिशा है। तो इन सभी ने जो है पांडवों को साथ दिया था। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जो बड़ी बड़ी महाजनपद थी जैसे अवंती के नील और अंधक, भोज, विदर्भ, इन सभी ने कौरवों का साथ दिया था दोस्तों। तो ये बात थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर हम आते हैं। विदिशा, पद्मावती, क्रांतिपुर और मथुरा निम्न में से किस वंश की राजधानियां हुआ करती थी? तो दोस्तों यहां देखो एक सीधी सीधी बात आ गई आपके सामने, पद्मावती।
अभी बता के लाया हूं पद्मावती किस वंश की राजधानी थी, एकदम से क्लियर खुल जाता है, नागवंश की राजधानी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न ले लेता हूं। दीपवंश ग्रंथ में मध्य प्रदेश की किस जनपद की 2 राजधानियां बताई गई हैं? तो भाई हमारे यहाँ 2 तो महाजनपद थी, एक चेदी एक अवंती। मूल रूप से जो आपकी थी अवंती, वो आपकी 2 पार्ट में डिवाइड थी। एक आपकी हो गई भाई उत्तरी अवंती, एक हो गई आपकी दक्षिणी अवंती। ठीक है दोस्तों, तो ये उत्तरी और दक्षिणी अवंती 2 पार्ट में डिवाइड थी। उत्तरी अवंती की राजधानी थी क्या भाई? उज्जैनी। ठीक है, और दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या थी? माहेश्वती। तो ये महाजनपद जो अवंती है ये आपके 2 भागों में है कि नहीं भाई? तो यही पूछा गया प्रश्न है कि दीपवंश ग्रंथ में मध्य प्रदेश की किस जनपद की 2 राजधानियों का वर्णन है? तो 2 राजधानियां हैं, 2 भाग हैं, किसके भाई? अवंती महाजनपद की। एकदम से क्लियर हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न ले लेते हैं। विनय पिटक के अनुसार मगध के किस शासक का संबंध मालवा के चंड प्रद्योत से रहा है? भाई ये बात आपको एकदम से पता होना चाहिए कि जब उज्जैन में राजा बैठा था कौन भाई? चंड प्रद्योत। यहां मैं बात कर लूं उज्जैन की, और यहां उस समय शासक कौन है भाई? चंड प्रद्योत। उसी समय यदि मैं मगध की बात करूं तो उस समय मगध का शासक है भाई बिंबिसार। और यहां पर चंड प्रद्योत और बिंबिसार की अच्छी खासी क्या हो जाती है? मित्रता। आप लोग कहेंगे सर बताइए किस प्रकार से मित्रता हो जाती है? तो मित्रता बता देता हूं कि जब चंड प्रद्योत जो है पीलिया या यूं कहा जाए पांडु रोग, कौन सा रोग भाई? पांडु रोग से ग्रसित हो जाते हैं, तब बिंबिसार क्या करता है? अपना राजवैद्य जीवक, इनका राजवैद्य जीवक को इनकी चिकित्सा के लिए भेजते हैं। तो ये सिद्ध करता है कि जब बिंबिसार अपने प्रसिद्ध जो है राजवैद्य को, जीवक को चंड प्रद्योत की चिकित्सा के लिए भेज रहा है, इससे क्लियर हो जाता है कि इन दोनों में मित्रता है। तो मूल रूप से यही है प्रश्न कि विनय पिटक के अनुसार मगध के किस शासक का संबंध मालवा के शासक चंड प्रद्योत से है? तो यहां पर आपका आंसर लगेगा बिंबिसार का। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं। बुद्ध घोष के अनुसार किस मौर्य सम्राट द्वारा बेसनगर में निवास किया गया? तो भाई बेसनगर विदिशा में पूरी कहानी है भाई, अशोक ने निवास किया है, ये आपको पता होना चाहिए। ये अवंती का प्रांतपति था लेकिन ये विदिशा में निवास करता था। और वहीं पर क्या होता है, एक व्यापारी की पुत्री जिसका नाम था क्या भाई? श्रीदेवी या यूं कहूं मैं लोक महादेवी। ठीक है ना, तो ये जो लोक महादेवी इनको दिखी विदिशा में और यहीं पर उनका जो है इन पे मन आ गया था, तो इनसे इनका अशोक का जो है विवाह होता है। तो मूल रूप से ये विदिशा से ही थी इनकी पत्नी श्रीदेवी। इसके अलावा और भी पत्नियां हैं, उनकी बात मैं बाद में करूंगा। चलिए अगला प्रश्न ले लेता हूं। पतंजलि के महाभाष्य ग्रंथ के अनुसार पुष्यमित्र शुंग के काल में किसका आक्रमण हुआ था? तो भाई पतंजलि पुष्यमित्र के खुद जो है प्रमुख गुरु हुआ करते थे, जिन्होंने पुष्यमित्र शुंग के 2 अश्वमेध यज्ञ कराए हैं। ठीक है, कितने पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए हैं भाई? 2 आपके अश्वमेध यज्ञ कराए हैं। ठीक है, किसने भाई? पतंजलि ने। और पतंजलि ही पुष्यमित्र के क्या होते थे भाई? पुरोहित होते थे। कौन होते थे? पुष्यमित्र के पुरोहित होते थे। और इनके पुष्यमित्र शुंग के समय में यवनों का आक्रमण होता है। किसका आक्रमण होता है दोस्तों? यवनों का। अगला प्रश्न ले लेंगे। मृच्छकटिकम ग्रंथ के अनुसार उज्जैनी शासक चंड प्रद्योत का उत्तराधिकारी कौन रहा? तो मृच्छकटिकम एक नाटक है। मृच्छकटिकम एक नाटक है जिसका लेखक शूद्रक है। तो ये शूद्रक की रचना है भाई। किसकी रचना है मृच्छकटिकम?
शूद्रक की। और इसमें यह बताया गया है कि चंड प्रद्योत का उत्तराधिकारी कौन था, तो चंड प्रद्योत का उत्तराधिकारी पालक हुआ करता था, ये इसमें लिखा हुआ है। अगला प्रश्न ले लेंगे दोस्तों, विशाखदत्त के ग्रंथ यानी मुद्रा राक्षस के अनुसार किस नदी का वर्णन, निम्न में से किस नदी का वर्णन किया गया है। तो भाई विशाखदत्त की एक रचना है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस, इसकी रचना है मुद्रा राक्षस। और मूल रूप से किसकी जानकारी देता है, यह आपको मौर्य वंश की जानकारी देता है, मूल रूप से मौर्य वंश की यह जानकारी देता है। जब तक चंद्रगुप्त मौर्य राजा नहीं बना था तो किस प्रकार से उसने नंद वंश का अंत किया, चंद्रगुप्त किस प्रकार से राजा बनता है, ये पूरी डिटेल आपकी मुद्रा राक्षस में है। तो इसमें जो अपने मध्य प्रदेश की हिरण्यगर्भ यानी सोन नदी का वर्णन आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ हमारा आंसर होगा बी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ले लेंगे और यहाँ पर देखेंगे उस यूनानी राजदूत का नाम बताइए जिसने बेसनगर में गरुड़ स्तंभ। दोस्तों ये आपको पढ़ाया जा चुका है, अभी मैं डिस्क्रिप्शन में ये आपको बात कर चुका हूं, हेलियोडोरस, ये आपको जो है पढ़ाया जा चुका है, अभी आपने इसको पिछले ही प्रश्न में देखा था। चलिए, है वंश का साम्राज्य मध्य प्रदेश में किस एरिया में था, तो आपको पता होना चाहिए, है अपने यहाँ मध्य प्रदेश के महेश्वर क्षेत्र में था। कहां पर था भाई, महेश्वर क्षेत्र में, एकदम से क्लियर। चलिए अगला प्रश्न ले लेंगे, रामायण काल में कौन सा शासक अयोध्या के नरेश के समकालीन था, तो ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, दंडकारण्य क्षेत्र का शासक था, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए यदि हम अयोध्या की बात करें। एक मिनट, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट भाई। हाँ, यहां हम, हाँ, अयोध्या की बात करें तो यहां पर उस समय जब दशरथ है, राजा दशरथ, तब हमारे यहाँ यादव वंश का एक व्यक्ति है, यादव वंश के शासक हैं जिसका नाम है राजा मधु। तो यही प्रश्न पूछा है कि दशरथ के समकालीन या आपके अयोध्या के समकालीन उस समय कौन थे, तो राजा मधु थे जो यादव वंश से संबंध रखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न ले लेते हैं, ये हमारा लास्ट प्रश्न है, यदु द्वारा स्थापित यादव वंश का, तो भाई वो यदु अलग है और मधु अलग है, ये ध्यान रखना। तो यदु द्वारा स्थापित यादव वंश का शासन निम्न में से किस नदी क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों मैं यहां पर आपको बता दूं, यदि मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं तो यहां पर आप देखेंगे एकदम से छोटा सा एक मैप बना देता हूं मैं। हाँ जी, तो यहां से आपकी निकलती है चंबल नदी, जिसे उस समय बोलते थे चर्मण्यवती, चंबल। ठीक है, फिर एक निकलती है आपकी सुक्तिमती, जिसे हम बोलते थे, सुक्तिमती बोलते थे, केन है। ठीक है, और एक है आपकी बेतवा यानी कि बेत्रवती, बेतवा। तो ये जो बेतवा, केन और आपका चंबल क्षेत्र है, इसका पूरा क्षेत्र जो है वो पूरा क्षेत्र किसको मिला था, यदु को। तो यदु का इन क्षेत्र पे आपका शासन हुआ करता था। तो यहाँ पर आपकी चौनमती यानी चंबल, बेतवा और सुक्तिमती यानी केन, इन सभी के पास उनका क्या हुआ करता था, शासन हुआ करता था दोस्तों। तो यहाँ पर आपने ये सारी चीजें देखी, उम्मीद करूंगा सारी चीजें एकदम से क्लियर हो गई होंगी। ये हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन था और कहीं ना कहीं बहुत प्रयास कर रहा हूँ, भरसक प्रयास कर रहा हूँ, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। सभी से विशेष निवेदन है, क्लास को ज्यादा से ज्यादा देखें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं भाई प्रश्न कैसे लग रहे हैं। ये कमेंट बॉक्स में भाई आपका काम है कमेंट करना, आप लोग कमेंट भी नहीं करते, ठीक है ना। लाइक करेंगे, फिर शेयर सब्सक्राइब जो भी है वो तो करेंगे, लेकिन कमेंट बॉक्स में एक बार ये जरूर बताएंगे कि प्रश्न का लेवल कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद।